स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम 25 जनवरी का जो शिफ्ट 1 में एक केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसके कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं, जो बच्चों ने आकर बाहर बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हो सकता है कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस ना पूछे गए हों, थोड़ा बहुत इधर उधर हो। ओके, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखा जाए तो पेपर जो है केमिस्ट्री का वो ईजी ही आ रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है, मान लो आपने सी क्यूब के लेक्चर्स भी देखे हैं, ठीक है, सी क्यूब के लेक्चर्स और डीबीपी की हैं, तो आप आराम से अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेडियस का फार्मूला पता होना चाहिए था और आपसे क्वेश्चन हो जाता। एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, बोहर मॉडल से है। क्वेश्चन ये पूछा है कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट लिथियम 2+ के लिए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बेरिलियम 3+ के लिए, इसका रेशियो बताना एक बार, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर देखो रेडियस जो होता है वो बराबर होता है 0.529 n²/z, तो हम बोल सकते हैं ऊपर n2 का स्क्वायर डिवाइड बाय z ऑफ लिथियम, लिथियम का z कितना हो जाएगा 3 इंटू बेरिलियम का z 4 डिवाइड बाय n3², तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 16/27 आ गया। अब हमें रेडियस ऑफ लिथियम बताना है ना, लिथियम आयन बताना है। बेरिलियम कितना दिया है, सॉरी बेरिलियम बताना है, लिथियम दिया है। तो बेरिलियम अगर मैं बताऊं तो 27/16x हो जाएगा, तो आंसर इज 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन है आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली से फास्फोरस की रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में कराते भी हैं इसे। बोला है जब P4 की रिएक्शन, व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड, एक होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, एक होता है थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो PCl3 + SO2 + H2Cl2 बनता है। इनऑर्गेनिक में है आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में, PCl3 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा H3PO3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है, तो यहाँ +3 है तो यहाँ भी +3 रहेगा। और ये अपने पास डाई बेसिक होता है इन नेचर, तो अपने पास A ये हो गया और B हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A और B पता चल गया, तो आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ऐसे कराए भी जाते हैं क्लास में, सिंपल कि अगर एटम्स को कॉर्नर पे रख दें या फेस सेंटर्स पे रख दें तो हम कैसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। बोला है कि X एटम्स जो है वो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे हैं, और बॉडी के सेंटर पे हैं। Y जो है वो 1/3 ऑफ फेस सेंटर पे है। तो देखो 1/3 ऑफ फेस सेंटर का मतलब 1/3 × 6, 2 फेस सेंटर पे होगा, 2 फेस के सेंटर पे होगा, और एक फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ, तो हाफ × 2 विच इज इक्वल टू 1। तो Z ऑफ Y क्या आ गया 1, Y के एटम कितने हैं 1। X की बात करूं, X जो है ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे है। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स का मतलब 4 कॉर्नर्स पे है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 तो 1/2 आ गया, और बॉडी के सेंटर पे मतलब 1 × 1, 1 के बराबर, तो हाफ + 1 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 आ गई, तो x 3/2 y 2 1 था, मतलब x 3/2 y 1 था, तो ये अपने पास क्या हो गया x³ y 2। सो आंसर इज 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लीस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि एलिफेटिक जो होते हैं वो इजीली दे देंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बट बेंजीन पे क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे विग्रस कंडीशंस में करानी पड़े, मुझे तो करानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो कैसे कराएंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जिसके कारण बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर सके, ठीक है। अब जहां भी ऑर्थो या पैरा पे नाइट्रो लगा है उनकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा होगी, बट जहां मेटा पे लगा है वहां मेटा पे सिर्फ वो -I से खींच रहा है, जिसके कारण रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो आंसर इज 3rd।
मान लो इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ लेता, तो ऑर्डर कैसे होता? तो देखो ऑर्थो पैरा जो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो इसके कारण इसका सबसे ज्यादा होता। फिर उसके बाद इसका ऑर्थो पे है, वहां पैरा पे है, इसका माइनस है, माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू उसका, क्योंकि माइनस है तो दोनों का सेम है। तो फर्स्ट का, फिर फोर्थ का, फिर उसके बाद थर्ड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला है कि आपको इन दोनों को मैच कराना है। बेसिकली नीचे ऑप्शंस दिए होंगे मैचिंग वाले, तो इसमें क्या करना है, फ्लेम का कलर मैच कराना है कि ये एलिमेंट्स कौन सा फ्लेम कलर देते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करूँ तो वायलेट देता है, तो पी हो गया। कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड ही होता है, क्यू हो गया। स्ट्रॉन्शियम जो है वो क्रिम्सन रेड होता है, एस हो गया। और बेरियम जो है वो कौन सा होता है, एप्पल ग्रीन होता है। तो पी क्यू एस आर वाला जो भी ऑप्शन होगा वो मैच हो जाएगा। ये आपके एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में लिखा है। आपको बोला है एन हेप्टेन से, देखो एन हेप्टेन दिया है 2 4 5 6 7। बोला है एन हेप्टेन से COH और CH2OH। मतलब आपको इतना समझ में आ रहा है कि अगर कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल दोनों बन रहे हैं तो मतलब कैनिजारो हो रही होगी यहाँ पे। और कैनिजारो कैसे हो रही होगी कि यहाँ पर अपने पास बेंजीन पे CHO कुछ प्रेजेंट होगा, तो बेंजीन पे CHO होगा, उसमें बेस डालेंगे, तो बेस डालने पे अपने पास एक बन रहा होगा सॉल्ट, दूसरा बन रहा होगा एल्कोहल, ये तो होगा। तो अब मुझे यहां तक जाना है, तो यहां तक जाने के लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एरोमेटाइज कराना पड़ेगा। और इसको एरोमेटाइज कराने के लिए अपने पास Al2O3 और Cr2O3 ये सब यूज करते हैं अपन। तो इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, रिंग बन जाएगी और टॉलुइन बन जाएगा। ये रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हैं, एरोमेटाइजेशन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया, तो इसमें हम क्या डालें ऐसा जिससे ये सिर्फ CHO तक जाए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। बट अगर मुझे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड ही बनाना है तो मुझे ऐसा रिएजेंट डालना पड़ेगा जो सिर्फ रिएक्शन को आधे तक ही लेके जाए, कार्बोक्सिलिक तक ना लेके जाए। तो इस रिएक्शन अगर तुम आप याद करो तो इसे बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इटार्ड रिएक्शन यूज होती है, CrO2Cl2, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड से अब बेस डाल दोगे, ये बन जाएगा, इसमें H+ डाल दोगे तो COH बन जाएगा। तो बेसिकली जिस भी अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस में सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट दिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ऐसा था ये क्वेश्चन ऐसे है और ऑप्शंस में ए का फॉर्मूला दिया था, बी का दिया था, सी का दिया था, तो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो पहली रिएक्शन अगर टॉलुइन जो है CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो पैरा वाला ज्यादा होगा, पैरा वाला मेजर होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो नाइट्रोटोलुइन हो गया, पैरा नाइट्रोटोलुइन ए हो गया। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमिनेशन कराएंगे अपन, तो ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोटोलुइन बनेगा, ये बनेगा बी। फिर इसमें Sn+HCl रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने पे तो अब जो भी ऑप्शंस में दिया था आप मैच कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो देखो जब भी हमारे पास मिथाइल होता है ग्रुप में, तो मिथाइल अगर ग्रुप में होता है एल्काइल की जगह, तो अपने को ऑर्डर जो रहता है वो सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी और फिर अमोनिया रहता है। मतलब ये तो याद ही होना चाहिए। और मिथाइल के अलावा कुछ और होता है तो क्या रहता है, 231 सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, अमोनिया। तो बस इसमें ऑर्डर देख लो, ये टर्शरी है, ये अमोनिया है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो आंसर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, फिनॉल का फॉर्मेशन, क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन। तो देखो क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और हीट करने पे हमें जो बनता है वो क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। पहले ये क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड जो ए मिलेगा, उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन मिलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक बताना है कौन कौन है।
देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +2 में है, ये यहाँ पर +3 में है। ठीक है, तो अब देखो Cn जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है और अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, Fe+2, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, सबके सब पेयर्ड हो जाएंगे और सबके सब पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तो होगा नहीं। निकल +2 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, सब पेयर हो जाएंगे, DsP2 बनेगा क्योंकि Cn- जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। निकल +2 में D8 है, यहाँ पर वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, sp3d2 होगा, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये पैरामैग्नेटिक होगा। सेम कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो जो है सबके सब पेयर अप हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आंसर इज सी। π/c और c का प्लॉट, देखो आपको क्या दिया था क्वेश्चन में कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे π/c और c का प्लॉट बताओ, 4 ऑप्शंस दिए थे। पाई यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, c कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। याद करो हम π = CRT लिखते थे, ये लिखते थे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अगर आयोटा लगाना तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। π = CRT अगर हम लिखेंगे तो π/c का ग्राफ बनाएंगे तो ऑफकोर्स ही बात है कांस्टेंट टेम्परेचर पे r भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्सेस विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक कौन कौन है? हाँ जी, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक हैं? Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे Fe+3 में है तो मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन है। D5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों ना हो, रहेगा ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर Fe+2 बात करें तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, तो ये डायमैग्नेटिक है, ये नहीं होगा। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। Cl- जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, बट सबके सब पेयर हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचेंगे क्योंकि DsP2 होगा कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 का मतलब D9 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D9 कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा ना, और वैसे भी Cl- जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, तो डायमैग्नेटिक। कॉपर +2 में है, D9 है, 4 की जगह 6, मतलब हाँ ठीक है, D9 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेंगे क्योंकि वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसी वीक फील्ड है, इसीलिए ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो 1 2 3 4 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक्स का इतना अच्छा इजी क्वेश्चन है कि A से B अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T½ दिया है, तो बताओ 75% कंप्लीट होने के लिए क्या होगा। तो याद करो जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको एक तरीका ये बताया जाता है, एक स्टेटमेंट लिखवाया जाता है कि इक्वल फ्रैक्शन जो है रिएक्टेंट का वो इक्वल टाइम में कंज्यूम होता है। मतलब A से A0/2 जाने के लिए कितना टाइम लगा, 30 मिनट। तो A0 से A0/4 जाना, क्योंकि 75% कंप्लीशन का मतलब है 3/4 रिएक्ट कर चुका है, बचा कितना होगा, 1/4 बचा होगा। तो जितना इसके लिए हाफ के लिए 30 मिनट यूज हुए हैं, तो यहाँ भी तो हाफ ही हो रहा है ना, तो इस हाफ के लिए भी कितना होगा, 30 मिनट यूज होगा। तो टोटल A से A/4 जाने के लिए कितना लगा, 60 मिनट। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम मेरे को नहीं समझ आया ये, जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, क्योंकि ये इजी मेथड है, इजीली हो जाएगा, 30 सेकंड्स में हो जाएगा। बट किसी को ये नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन कर लो ना, क्वेश्चन गलत नहीं करके आना। अब तुम इसके चक्कर में 30 सेकंड बचाने के चक्कर में कैलकुलेशन गलत करके आंसर गलत ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, वो नहीं करना। इजी क्वेश्चन है, एक्यूरेट करना है। तो देखो T½ 30 मिनट्स का मतलब 0.693 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू K, और K हमारे पास यहां से निकालू इसके लिए तो कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय टाइम लॉग
100 डिवाइड बाई 25, क्योंकि 25 बचा है ना, 75 रिएक्ट करा है, तो अपने पास 0.693 डिवाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं ln2 और इसको भी लिख सकते हैं 2ln2। ln2 से ln2 कैंसल, t जो है वो 60 मिनट्स आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्ट इक्वेशन से है। नास्ट इक्वेशन आपको बताई जाती है, इंपॉर्टेंट है, कर लो उसको अच्छे से। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय में n लॉग Q होता है यहाँ पे। Q कैसे लिखेंगे? इससे लिखेंगे, ये एनोड है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे Fe3+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ बना रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऐड कर सके। ये होगा ओके। तो अब अगर मैं Q की जगह यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा? H+ का स्क्वायर, Fe2+ का होल स्क्वायर, Fe3+ का स्क्वायर। और अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो क्योंकि वो 1 बार है, 1 ATM है, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है प्रेशर को, और ये भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो इसको भी हटा देंगे। तो अब अपने पास ई सेल कितना है? 0.712, 0.771 N2, और ये भी 2 आगे आ जाएगा, Fe2+ डिवाइड बाय Fe3+। बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, कुछ भी नहीं। मतलब इसे तो थाली में परोस के क्वेश्चन दिए, ई सेल ई नोट सेल भी निकाल के, मतलब ई नोट सेल भी निकाल के दिया है, वरना कभी कभी क्या होता है कि हमें ई नोट सेल एनोड और कैथोड का अलग अलग दिया होता है तो निकालना पड़ता है। तो 0.771 माइनस 0.712 0.059, मतलब माइनस 0.0591 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। ये कैंसिल हो गया तो 10 की पावर 2 आंसर आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितनी होती है? D3S2 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बचा? D2 बचा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। यहाँ पे D5S1 होता है, 3 चला गया, D3 बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। Fe+2 D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। निकल +2 D8 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो आंसर इज इसका और इसका सेम आएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 100 ग्राम ग्लूकोज एनर्जी इक्विवेलेंट है इसने के, ही यूटिलाइजेस 50% ऑफ दिस गेन्ड एनर्जी। मतलब एक एथलीट है बेसिकली, वो एथलीट 100 ग्राम ग्लूकोज रोज लेता है और उसकी एनर्जी उसको इतनी मिलती है, लेकिन वो 50% को क्या कर लेता है? यूज कर लेता है। डेल्टा एच वेपराइजेशन पानी का दिया है इतना, 44 किलोजूल पर मोल। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज इन बॉडी मास ऑफ वाटर ही वुड नीड टू प्रेस्पाइरिस। देखो, अपने अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये होता है, इसके कंबशन के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ये होगी 6 और 6। ठीक है, बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब इस रिएक्शन के लिए उसने क्या बोला है कि 1560 किलोजूल एनर्जी जो है वो, और इसका हाफ जो है वो क्या करता है? कंज्यूम करता है। मतलब हाफ जो है वो क्या कर जाता है? अपना यूज हो जाता है। मतलब 780 किलोजूल जो है वो यूज हो जाता है। 780 किलोजूल क्या हो जाता है? यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो, अपने पास वाटर के 1 मोल को वेपराइज करने के लिए कितना है? 44 किलोजूल। वाटर के 1 मोल को वेपराइज करने के लिए कितना है? 44 किलोजूल। और अपने पास टोटल एनर्जी जो यूज हो रही है, टोटल एनर्जी जो इस रिएक्शन के लिए यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, 780 है, तो 780 डिवाइड बाय 44 अपने पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो कितना हो जाएगा? 114,195। ठीक है, 195 डिवाइड बाय 11 आ गया। मतलब इतने क्या आ गया अपने पास? मोल्स ऑफ
वाटर। अब निकालना क्या है, मास ऑफ वाटर बेसिकली। तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जो भी ये मोल्स आए हैं इनटू में 18 ग्राम, यही तो होगा आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो एक बार, आंसर क्या आ जाएगा 319 ग्राम। और यही आंसर था, यही मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड था ताकि वो बॉडी में स्टोर ना हो। नेक्स्ट मेटलर्जी का क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर से पूछा गया है। तो देखो मेटलर्जी की सारी रिएक्शंस करना इंपॉर्टेंट है, सारी एक्सट्रैक्शंस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोला है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी रिएक्शन जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में यूज नहीं होती। तो देखो कॉपर FeS2 ये तो और ही होता है ना उसका, और पार्शियल रोस्टिंग करके ये बनता भी है, तो ये रिएक्शन तो यूज होती ही है अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेल्फ रिडक्शन होता है कॉपर का, हमें पता है कॉपर के सल्फाइड का सेल्फ रिडक्शन होता है टू फॉर्म कॉपर प्लस SO2 ब्लिस्टर कॉपर, तो ये भी नहीं होगी, ये भी होती है इन्वॉल्व। FeO जो है वो इम्प्योरिटी होती है जिसमें हम सिलिका फ्लक्स डालते हैं गैंग में ताकि क्या बने, स्लाग बने, तो ये भी होती है। बट ये वाली नहीं होती, यहाँ पर Fe2O3 कार्बन से Fe+CO2 बना रहा है, ये रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में यूज होती है, ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में। ओके, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड किए, उनके सॉल्यूशंस किए। तो अगर आप पेपर का एनालिसिस देखो तो पेपर जो है वो ईजियर लेवल पे है। ब्लॉक केमिस्ट्री से बहुत हाई फाई रिएक्शंस नहीं पूछ रहा, बहुत नॉर्मल सी रिएक्शंस पूछ रहा है, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो। ओके, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज करो और अपने नोट्स रिवाइज करो, और फिजिकल में फॉर्मूला जैसे नास्ट इक्वेशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स के T½ के फॉर्मूले या इक्वेशंस हो गई, इनको अच्छे से करके जाओ तो यू विल गेट गुड स्कोर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।